चलो अभी टेस्ट कौन सा करते हैं, 7 करो करो। हाँ नहीं नहीं, अभी है, टाइम है, करो। देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज प्री रिक्विजिट फॉर द डेमोक्रेसी। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही नहीं रहेगी तो डिफरेंट लॉज को मतलब कि फेयरलेसली या फेयरली इंटरप्रेट नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, है ना। और सेपरेशन ऑफ पावर वाली बात होने चाहिए अलग अलग। और दूसरी बात क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली होगा तो और सब कुछ कोडिफाइड रहेगा, है ना, बाइंडिंग रहेगा। इसलिए बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो आप ये पहले इंट्रोडक्शन में बताओगे कि भाई कैसे अगर जुडिशली इंडिपेंडेंट रहती है तो क्या क्या चीज को एंश्योर करेगी। An independent judiciary is the cornerstone of the constitutional democracy. It ensures supremacy of constitution. अगर इंडिपेंडेंट रहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखेगी, ठीक है। और प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगी। और एक्ट एज अ चेक ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ओवररीच, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ओवररीच ना करे, उन पर चेक रखेगी, ठीक है। इन इंडिया जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली एनश्राइंड एंड जुडिशियली रेनफोर्स्ड टू प्रिजर्व द रूल ऑफ लॉ, अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब ये भी देखो, इंडिया के अंदर मैं हमेशा ही कह रहा हूँ, पॉलिटी में दो चीज याद रखोगे आप, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन क्या है और दूसरा जुडिशरी ने क्या कहा है। तो यही इसने स्टार्टिंग में, यही इंट्रोडक्शन में लिखा है कि इंडिया में जो आपकी जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी गिवन है, और साथ ही साथ आपके जुडिशली रीइंफोर्स। और जुडिशली कैसे रीइंफोर्स करेगी? थ्रू डिफरेंट जजमेंट्स। तो अलग अलग जजमेंट्स भी आए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो रूल ऑफ लॉ है इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पे है कि जुडिशियली इंडिपेंडेंस है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गारंटिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस, थोड़ा इसके बारे में बताना था आपको। आर्टिकल 50 कहता है डीपीएसपी, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है ना। एंश्योर एग्जीक्यूटिव डज नॉट कंट्रोल द जुडिशरी इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। फिर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, आर्टिकल 124 4 और 2171। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट्री इंपीचमेंट ऑन प्रूवन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। फिर सैलरी एंड अलाउंसेस, आर्टिकल 125 221। ये फैक्चुअल पार्ट है, प्रीमियम जो पढ़ते हैं। तो जो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लेना इसको। फिर जहां जहां जुडिशरी का क्वेश्चन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आएंगे तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। एक और था इसमें, हाँ ये वाला जुडिशियल कंडक्ट, ठीक है, आर्टिकल 121। तो पार्लियामेंट को प्रोहिबिट करता है वो कि उसका कंडक्ट डिस्कस नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो जुडिशियल की रिव्यू अपने पास पावर भी है। कोई अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया है और वो अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को वायलेट कर रहा है तो उसको वो क्या कर सकती है? स्ट्रक डाउन कर सकती है। तो ये हो गया पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। फिर ये अगर बनाना है तो ठीक है, अदरवाइज एक्स्ट्रा मैंने दे दिया कि क्या क्या आपके प्री रिक्विजिट है डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? जब आपकी फ्री विल होगी, फ्रीडम होगी आपके पास, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, चेक एंड बैलेंस होंगे, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। अगर इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। अब ये सब चीजें कई बार जुडिशरी चेक करती है थ्रू जजमेंट्स, ठीक है। सिटीजन का पार्टिसिपेशन है कि नहीं, रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ है कि नहीं, ये सारे डायमेंशन है आपके फॉर अ प्री की डेमो। अगली बार अगर क्वेश्चन डेमोक्रेसी से आ जाएगा तो आप इन सब बातों को लिख सकते हो। भाई ये सब चीजें हैं तो हम मान लेंगे डेमोक्रेसी है। रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल फ्रीडम, वो सारी बातें, ठीक है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये सब प्री रिक्विजिट हुआ डेमोक्रेसी। अब कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस वो कैसे प्री रिक्विजिट है, कैसे एंश्योर करेगी? एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। अगर जुडिशरी फ्री है बिल्कुल, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, तो उससे क्या आएगा हमारे यहाँ पे? अकाउंटेबिलिटी होगी और गुड गवर्नेंस आएगी। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर imparts judicial independence that act as a check on the executive and legislature. Independent judiciary confidently promotes good governance without fear or favor by ensuring that government action align with the constitution principle. अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एक्शन ले लिया, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ठीक है, ये अलग है ना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसको स्ट्रक डाउन कर देगा। तो ऐसे कोई भी एक्शन होते हैं जो गवर्नमेंट अगर कंट्रोल ज्यादा कर रही है या फंडामेंटल राइट के वायलेट कर रही है सिटीजन को, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? स्ट्रक डाउन कर सकता है। वो कब करेगा? जब वो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंस इन टेन्योर, सैलरी, वर्किंग, और वो सारे हमने कहां दे रखे थे? ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में दे रखे थे, यहाँ पे इंडिपेंडेंस। तो आप बताओगे कहां कहां क्या क्या फायदे होंगे? अब गवर्नेंस अच्छी होगी तो डेमोक्रेसी आएगी फिर उससे। तो पहले बात होगी एंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। सेकंड हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को फिर इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगी फेयरली, या फिर किसमें करेगी? गवर्नमेंट के फेवर में करेगी। अब इंडिपेंडेंट होने के कारण क्या कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकती है? वो अपने फेयरली इंटरप्रेट कर सकती है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आप देखोगे केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ले आए, ठीक है। उसमें अब जो भी लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है या अलग है, तो उसको क्या करती है? स्ट्रक डाउन कर देती है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, ठीक है। जो भी रूल ऑफ लॉ है उसको अपहोल्ड करने के लिए
आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंश्योर दैट ऑल एक्शन इंक्लूडिंग दोज ऑफ गवर्नमेंट आर बाउंड बाय द लीगल प्रिंसिपल्स। नहीं तो फिर सब कुछ अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, गवर्नमेंट कह देगी अब कुछ और, तब उन सबको एक प्रॉपर ऑर्डर में कौन रखता है? जुडिशरी। और वो कब रख पाएगी? जब वो इंडिपेंडेंस है। तो रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, ठीक है। सेफगार्डिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज, के पुट्टा स्वामी केस में क्या था? राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट दे दिया, ठीक है। वो जुडिशरी कैसे कर पाई? हमारे राइट्स को कैसे बचा पाई? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो हमारे राइट्स को भी नहीं बचा पाएगी, फंडामेंटल राइट्स को भी सिक्योर नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ ऑटोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। अगर मान लो गवर्नमेंट मेजोरिटी में है, सारे पास करे जा रही है लॉ अपने हिसाब से, तो अथॉरिटेरियन भी आ सकता है, ऑटोक्रेसी भी आ सकती है। पर गवर्नमेंट जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंस है तो उस चीज को चेक कर सकती है अगर कोई प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को। अब देखो मिनर्वा मिल्स में क्या कहा था, ये नहीं है कि अनलिमिटेड पावर है गवर्नमेंट के पास अमेंड करने के लिए, उसने कहा बैलेंस होना जरूरी है। तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? बैलेंस किया, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अथॉरिटेरियनिज्म, ऑटोक्रेसी, इन सबको रोकने के लिए आपकी जुडिशरी का इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर अगली बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंस क्यों नेसेसरी, तब भी आप लिखोगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको। प्रिवेंशन ऑफ ऑटोक्रेसी के लिए, है ना, चेक एंड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और लास्ट है आपका एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे जुडिशरी ने उस टाइम पे भी क्या किया, इलेक्शन के कुछ प्रोविजन है, तो कोर्ट में रूलिंग की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो है, मतलब कि इट कैन जुडिशियल रिव्यू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑल्सो। तो अब ये देखो इसमें जो आपका केस हुआ था फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, it struck down the laws that undermine judicial scrutiny of the election malpractice। तो वहां पे जब जुडिशरी को मना किया गया कि आप नहीं कर सकते इलेक्शन में, तो वो उसको ने स्ट्रक डाउन कर दिया। यानी कि जुडिशरी इलेक्शन में जो माल प्रैक्टिस हो रही है उसको भी चेक कर सकती है। तो इसमें क्या आया? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसका पार्ट है? डेमोक्रेसी का। तो वो सारे कंपोनेंट जहां जहां पे जो डेमोक्रेसी के पार्ट है और उसमें जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट रखे फायदा कर सकती है, तो वो सब आपको बताना है। तो अब ये सारे हमें पता होना चाहिए कैसे जुडिशरी अपहोल्ड कर रही है डेमोक्रेसी को। ये ऐसे भी आ चुका है, जुडिशरी अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी। तो तब भी आएगा तो आप बताओगे कैसे जुडिशरी की, मतलब लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर थीम ही रहेगी जुडिशरी और डेमोक्रेसी, तो ये सारे बताओगे। अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन दे रखे हैं, डेमोक्रेसी के ये पॉइंट्स हैं, और ऐसे ऐसे आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंस एंश्योर करती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी डेमोक्रेसी एंश्योर करती है, ये पॉइंट। अब ये सब देखो, इसके कुछ चैलेंज भी होंगे आपके, ठीक है। चैलेंज टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अब जुडिशरी इंडिपेंडेंस के चैलेंज क्या हो गए? कई बार एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे नेशनल जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी बिल आया था, ठीक है ना, नेशनल जुडिशरी अकाउंटेबल कमीशन जो आई थी, उसने क्या किया? उसको स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ऐसे एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं होगा अपॉइंटमेंट में। और वो किस पे रह गया अभी? कॉलेजियम सिस्टम पे। तो अपॉइंट कैसे हो रहा है जुडिशरी? थ्रू कॉलेजियम सिस्टम। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? इट लैक्स ट्रांसपेरेंसी। तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी का इशू है। तो आप ये बताओगे कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में दिक्कत क्या है? कई बार एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर करते हैं। तो ये वाला हो गया एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस इन अपॉइंटमेंट्स, पर वो स्ट्रक डाउन कर दिया था। दूसरा क्या है? पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट्स। तो रिटायरमेंट के बाद इनको क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं अलग अलग, है ना, जैसे एनएचआरसी के बनाए थे चेयरमैन, तो वो इनको क्या रहता है? ल्योर करता है, ठीक है। तो पोस्ट रिटायरमेंट्स रेजिस डाउट अबाउट जुडिशियल न्यूट्रलिटी। रिसेंट क्रिटिसिज्म ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू क्वासी जुडिशियल बॉडीज आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये एक इशू बना हुआ है कि कहीं उनकी न्यूट्रलिटी पे इफेक्ट तो नहीं पड़ जाएगा। थर्ड इज द जुडिशियल वैकेंसीज एंड डिलेज। अब जुडिशरी में आप देखो कितने 78 लाख केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर। तो अगर किसी को जस्टिस ही नहीं मिल पा रहा तो जुडिशरी विद डेमोक्रेसी कैसे एस्टेब्लिश हुई? भाई फेयर जस्टिस, राइट टू जस्टिस भी डेमोक्रेसी का पार्ट है ना। तो ये उसकी लिमिटेशन है या चैलेंज है कि इतने केसेस पेंडिंग है जुडिशरी के पास। फोर्थ इज द कंटेम्प्ट लॉज एंड मीडिया प्रेशर। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप जुडिशरी किसी बात पर आपने कुछ डिस्कस किया, मीडिया ने कुछ डिस्कस किया और जज ने क्या लगा दिया? कंटेम्प्ट का केस लगा दिया, तो कहीं ना कहीं आप जुडिशियल की बातों को डिस्कस नहीं कर सकते, तो फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये क्या कह रहा है? इट मे लिमिट द पब्लिक डिस्कोर्स ऑन द जुडिशियल परफॉर्मेंस अफेक्टिंग अकाउंटेबिलिटी। तो जब लोग डिस्कस ही नहीं कर पाएंगे जुडिशियल कंडक्ट को, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती। तो ये चैलेंज है। अब करना क्या चाहिए? रिफॉर्म। ये बेसिक क्वेश्चन है, सब में आगे लग जाएगा क्या चैलेंज है और क्या रिफॉर्म है। तो रिफॉर्म में आप क्या करोगे? जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट कॉलेजियम रिफॉर्म्स। जुडिशरी का एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाओ। सेकंड एआरसी ने भी कहा था इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन हो जो उसके ट्रांसफर अपॉइंटमेंट सबको देखे, ठीक है। थर्ड क्या था? फिक्स्ड कूलिंग ऑफ पीरियड। जज रिटायर हुए उसका 4-5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, फिर किसी बॉडी पे अपॉइंट हो। ये नहीं रिटायरमेंट का सीधा अपॉइंट कर दिया किसी बॉडी के लिए, ठीक है ना। तो अपॉइंटमेंट के लिए क्या होना? फिक्स्ड कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। और लास्ट इज द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट। तो जुडिशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ठीक होना चाहिए ताकि केसेस का डिस्पोजल क्या हो? फास्ट हो।
नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी टू प्ले अ ग्रेटर रोल। तो ये आपको ऐसे एड्रेस करना था आंसर को। इसमें अगर ये बाद वाले पॉइंट अगर कम लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, आगे हेल्प करेंगे। लेकिन जो डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करेगी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो ज्यादा लिखने थे आपको। ठीक, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ का जुडिशरी ने क्या क्या जजमेंट दिए और क्या क्या पॉइंट्स है जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द हायर जुडिशरी टू एंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। विमेन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा क्यों चाहिए जुडिशरी में, बताओ। 250 वर्ड्स 15 मार्क्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सेपरेशन ऑफ पावर है, काम तो लेजिस्लेचर का है लॉ बनाना, तो जुडिशरी लॉ क्यों बना रही है ना। और इस कंटेक्स्ट में बताना है पीआईएल जो इतनी फाइल हो रही है उसके बाद फिर गाइडलाइंस आ रही है, तो वो कितना जस्टिफाइड है। ठीक है, जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि उसके अपोजिट है जुडिशियल का लॉ बनाना। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाई द फाइलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीआईएल। इस कॉन्टेक्स्ट में होगी इतनी पीआईएल की क्यों फाइल हो रही है, फॉर इशूइंग गाइडलाइंस टू द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। तो आप पहले बताओगे भाई जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या होता है। ठीक है, जब कोर्ट लॉ बनाता है थोड़ा उसको डिफाइन करो। ठीक है, फिर बताओगे कि सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ कहाँ पे मेंशन है, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था। इसलिए लिमिटेड चीजें कर लोगे तो वो रिपीट हो जाएगी। आर्टिकल 50 था, ठीक है, डीपीएस की जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रखी है। फिर आर्टिकल 121 और 211 वो क्या कहते हैं, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन लेजिस्लेचर। 121 करेगा पार्लियामेंट के अंदर और 89 ऐड कर दोगे 211 आ जाएगा, वो करेगा स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। नेक्स्ट, केशवानंद भारती केस में भी क्या कहा था, सेपरेशन ऑफ पावर किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का। तो ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन एंगल दे दिया कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर है। अब जो क्वेश्चन है वो डिमांड है उसकी कि पीआईएल इतनी क्यों ज्यादा फाइल हो रही है, क्यों इतनी ज्यादा गाइडलाइंस आ रही है एग्जीक्यूटिव को थ्रू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आप बताओगे ये क्यों हो रही है पीआईएल फाइल, बिकॉज ऑफ द इन एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उनका इन एक्शन है। जैसे कि हमने कहा देखा था विशाखा वाले केस में। ठीक है, तो विशाखा गाइडलाइंस आई थी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट वाले। ठीक है, सेक्सुअल। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कई बार सुप्रीम कोर्ट मतलब पीआईएल क्यों फाइल होती है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, व्हेन एग्जीक्यूटिव एक्शन या फिर उसका इनएक्शन एग्जीक्यूटिव का, इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, तो पीआईएल कब होती है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। थर्ड इज द फिलिंग लीगल वैक्यूम, जहां पे कोई लीगल गाइडलाइंस ही नहीं है। जैसे कौन सा केस था, यूथेनेशिया वाला केस था ना, अरुणा वाला। ठीक है, तो उस केस में क्या आया था, यूथेनेशिया गाइडलाइंस आई थी। ठीक है, नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटल नीड्स। अब जैसे जैसे नई नई इवोल्यूशन हो रहा है, एआई आ गया, एनवायरमेंट एथिक्स आ गए, तब फिर क्या होता है, पीआईएल फाइल होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस इशू करनी पड़ती है। तो इवॉल्विंग सोसाइटल नीड्स, इसलिए पीआईएल फाइल हो रही है। देन इंडियन मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने आर्गुमेंट तो दे दी स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर के वॉयलेट कर रहे हैं या एंटीथेटिकल है, लेकिन आप यूएसए की तरह, हमारा ये नहीं है। यूएसए में क्या है, बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर है। हमारे यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, फ्लेक्सिबल है। और क्योंकि आर्टिकल जो 32 है जो सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने का देता है, और 226 है जो हाई कोर्ट को देता है ना, तो ये जो आर्टिकल 32 और 26 है, दे आर नॉट जस्ट फॉर द इंटरप्रिटेशन लॉ। ये उसमें ये नहीं कि बस लॉ को इंटरप्रेट ही करना है जुडिशरी काम, बल्कि उसको एनफोर्स भी करवाना है थ्रू डिफरेंट डायरेक्टिव्स। तो हमारा क्या है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है सेपरेशन ऑफ पावर वाला। तो ये बताओगे आर्टिकल 32 एंड 226, जुडिशरी जस्ट नॉट जस्ट टू इंटरप्रेट लॉस बट टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स थ्रू डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट्स। तो वो डायरेक्शन दे सकती है, ऐसा नहीं। तो ठीक है, आर्टिकल 32 और 226। नेक्स्ट और देखो, अब 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6-7 आर्गुमेंट्स दोगे ना। नेक्स्ट आएगा आपका अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव वाया पीआईएल्स। कई बार पीआईएल के थ्रू अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव भी इंश्योर करते हैं। जैसे कि एनवायरमेंट गंदा हो रहा है, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं ले रहा है, तो फिर कौन से केस आए थे आपके, एमसी मेहता केस आए थे सारे। ठीक है ना, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए प्रकाश सिंह वाला केस आया था। तो अकाउंट फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। एंड द लास्ट इज द जुडिशरी एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी। हमने पहले वाली क्लास में कहा था कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या है। कई बार क्या होता है, सोसाइटी कुछ और कहती है पर कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू कुछ और कहती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आएगा, उसके लिए पीआईएल फाइल होगी, तो फिर जुडिशरी आएगी। जैसे मान लो कौन सा केस आया था, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना। इसमें क्या था, डीक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को। तो सोसाइटी क्या कह रही थी, नहीं नहीं रहने दो क्रिमिनलाइज, पर इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट के लिए, उसके राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने क्या किया, इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। ये बात होती है, इसलिए जुडिशरी का रोल इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी है उसको, वैल्यूज को अधेर करने के लिए, इसलिए पीआईएल लगातार फाइल हो रही है। अब देखो आगे,
ये आर्ग्यूमेंट्स लास्ट में आप 2 पॉइंट लिख सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ मेंटेन्स दैट इट कैन नॉट लेजिस्लेट, वो तो ठीक है, लॉ तो नहीं बनाएगी वो, बट इट कैन इशू गाइडलाइंस इन द रेयर केसेस वेयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहता है कि वो लॉ नहीं बनाएगी, ठीक है, लेकिन जहां पे अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं वेयर इट कैन इशू गाइडलाइंस। और दूसरा क्या है, गाइडलाइंस, और किस लिए गाइडलाइन इशू होती है, दीज गाइडलाइंस आर जनरली टेम्परेरी और रिकमेंडेटरी होती है, ताकि एग्जीक्यूटिव और उसका ध्यान उसकी तरफ जा सके और वो एक्शन ले सके। तो दीज गाइडलाइंस आर जनरली टेम्परेरी एंड रिकमेंडेटरी, इनवाइटिंग पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव टू एक्ट। अब इस तरीके की जब आप लाइनें लिखते हो तो आपने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया, ठीक है। उधर भी आपने ये भी नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए, और ये भी नहीं कहा करना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 22, 26 और 32 में आपने क्या बताया कि वो केवल जस्ट इंटरप्रेट नहीं करेगा, उसको एनफोर्स भी करवाएगा, कि मैं नहीं कह रहा सर, तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। और यहाँ पे आपने खुद बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मैं खुद नहीं लॉ नहीं बनाऊंगा, लेकिन गाइडलाइन तो इशू कर सकते हैं। तो उन्हीं की लैंग्वेज से आपको आंसर लिखना पेपर 2 में, ताकि आपका आंसर बहुत अप्रोप्रिएट हो, मतलब बिल्कुल मना भी नहीं करना है, हाँ भी नहीं करना है, उस तरीके से, है ना, जो उनके गाइडलाइंस से चल रहा है, क्योंकि ऐसे काम करता है सिस्टम। ये आप नहीं कह सकते नहीं नहीं बिल्कुल अलग है, क्योंकि आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, 6-7 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि फ्लेक्सिबल है हमारा सिस्टम। तो आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू अपने आंसर लिखो, ना कि यस नो लिखो, ठीक है। अब इसमें कुछ चैलेंज आएंगे, ये देखते हैं हम, क्योंकि पॉलिटी में पेपर 2 में मोस्टली यही देख रहे हैं, जो भी कोई काम करते हैं उसके चैलेंज और वे फॉरवर्ड हमें लिखना ही है। ये वाला ठीक है, ये हमने सारे कर लिया कवर। अब देखो चैलेंजेस देखो, कंसर्न विद द जुडिशियल लेजिस्लेशन, अगर लॉ बनाता है या ज्यादा गाइडलाइन इशू करता है जुडिशरी, तो क्या कंसर्न है उसके साथ, तो इट वायलेट्स द सेपरेशन ऑफ पावर वाला प्रिंसिपल, ठीक है। देन डेमोक्रेटिक डेफिसिट, क्योंकि जजेस क्या है, इलेक्टेड तो नहीं है, तो वो लॉ नहीं बना सकते, तो डेमोक्रेटिक डेफिसिट, जजेस आर अनइलेक्टेड एंड अनअकाउंटेबल टू द पीपल अनलाइक लेजिस्लेचर। और लास्ट इज द इनकंसिस्टेंसी इन इंप्लीमेंटेशन, इवन जजेस ने गाइडलाइंस इशू कर दी, पर वो इंप्लीमेंट हो ना हो कोई जरूरी थोड़ी है, क्योंकि जजेस के पास या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी है, वो मैकेनिज्म थोड़ी है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट थोड़ी जो गाइडलाइंस को इंप्रूव क्या करा दे, इंप्लीमेंट करा दे। जैसे प्रकाश सिंह वाली गाइडलाइंस जो थी आपके केस की पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, वो कब से इशू हो रखे पर अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो ये इनकंसिस्टेंसी इन द इंप्लीमेंटेशन। फिर करना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड, ठीक है भाई, रेस्ट्रेंट रखना चाहिए जुडिशरी को थोड़ा, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रेस्ट्रेंट एज मेंटेन्ड इन द इस केस के अंदर, ठीक है। अपेंड, और दूसरा क्या है, सनसेट क्लॉज इन द गाइडलाइंस, एक सनसेट क्लॉज होनी चाहिए, ठीक है, कि कोर्ट फ्रेम गाइडलाइंस मस्ट लैप्स अपॉन लेजिस्लेटिव एक्शन, जैसे ही लेजिस्लेटर ने उसके ऊपर लॉ बनाया तो कोर्ट की गाइडलाइंस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो एक सनसेट क्लॉज होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। एंड लास्ट इज द प्रोएक्टिव यट मिनिमलिस्ट रोल, एक्टिव रहे जुडिशरी पर बहुत मिनिमलिस्ट रोल होना चाहिए इन लेजिस्लेशन पार्ट। जैसे कि एक लक्ष्मण रेखा उसको मान के चले, ठीक है ना, फॉलो द लक्ष्मण रेखा अप्रोच, इंटरवीन ओनली व्हेन द राइट्स आर एट स्टेक एंड एग्जीक्यूटिव इज इनएक्टिव, जब राइट्स बहुत ज्यादा स्टेक पे हो और एग्जीक्यूटिव इनएक्टिव तभी इंटरवीन करें, बार बार ना करें, ठीक है। तो एक जुडिशियल रेस्ट्रेंट होना चाहिए, ये हम वे फॉरवर्ड में लिखेंगे, ठीक है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का एक क्वेश्चन डील हो गया। पीआईएल्स का था मोस्टली, क्यों, नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज हेल्ड इन द कोलियो केस, in this context can you say that judicial review is of key importance amongst the basic feature of the constitution? Judicial review, 150 words, 10 marks, 7 minutes, सिंपल क्वेश्चन है, लिख लो। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर में क्यों होना चाहिए, इतना है, क्यों होना है, क्या क्या फायदे होंगे, लिख दो बस का, इसलिए होना चाहिए भाई, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करेगा, वही सारी वाली बातें, सोशल जस्टिस लिख के आएगा। अगर तो पहले तो आप पोलियो वाले केस में बता देना, है ना, पूरा जजमेंट क्या वर्डिक्ट था, 9 शेड्यूल में जो आपके प्रोविजन डाले जा रहे थे उनको जुडिशियल रिव्यू से इम्यून किया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कोई भी जो भी लॉ है जो फंडामेंटल राइट को या बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, चाहे वो 9 शेड्यूल में डाल लो, वो भी क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू उसका होगा, ठीक है। तो लास्ट में ये था कि भाई द रूलिंग एंडेड द ब्लैंकेट इम्यूनिटी इंजॉयड बाय द लाइन लॉज इन द 9 शेड्यूल, thereby reinforcing the rule of law and constitutional supremacy. Parliament's power to amend the constitution under article 368 is limited by the basic structure doctrine. तो ये बात हुई जिसमें कि पार्लियामेंट अनलिमिटेड नहीं कर सकती सारा अमेंडमेंट, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब क्या जरूरी, जुडिशियल रिव्यू इज ऑफ की इंपोर्टेंस अमंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों इंपोर्टेंट है, अगर जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर होगा तो क्या फायदा होगा आपका, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तभी क्वेश्चन बच पाएगा अपना, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू एंश्योर दैट नो लॉ और अमेंडमेंट
overrides the basic constitution values, it act as a bulwark against the legislative और executive tyranny, तो वो बच जाता है, ठीक है। फिर आप केस के थ्रू बताओगे कहाँ पे क्या बताया था, मिनरल मिल केस दे देना एग्जांपल। डिफेंस अगेंस्ट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ठीक है, ये नहीं कि पार्लियामेंट सारा जो चाहे ओवरराइड कर दे, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या करता है, लिमिट करता है पार्लियामेंट सुप्रीमेसी को, ठीक है। जैसे केशवानंद भारती केस में क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी, उसने कह दिया पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करे चीजों को। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर बहुत वाइड इंटरप्रेट हो जाता है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, थ्रू आप जुडिशियल रिव्यू हम सोशल जस्टिस भी इंश्योर करते हैं, ठीक है। इवन पुट्टा स्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी, और जो बाकी, ठीक है। बैलेंसिंग फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, जो आपके लॉज होते हैं सेंटर स्टेट के वजह डिस्प्यूट होते हैं, वो सब कैसे सॉल्व कर पाता है कोर्ट। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बार बार हम यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के केस वो भी आप डाल सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इंश्योर करता है थ्रू द जुडिशियल रिव्यू। फिर इसकी क्रिटिसिज्म है, कई बार जुडिशियल रिव्यू ओवर रीच हो जाता है, वो सारी बातें, लाइन ब्लर्ड है, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सब आपको क्रिटिसिज्म करने दे। वे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे, वही रेस्ट्रेन करना चाहिए, है ना, ठीक है, जहां पे जरूरत है वहां पे ही करना चाहिए उस तरीके से। आईआर पोलियो में तो नहीं आया था, लेकिन उसमें ये कहा था कि ये जो 9 शेड्यूल वाले हैं ना पार्ट, और आईआर कोलियो ने ये कह दिया था कि जो केशवानंद भारती केस है उसके बाद के जितने भी सारे केस है, वो डेट मैंने दे रखी ना ऊपर, ही सारा पढ़ोगे ना मिल जाएगा आपको। उसने बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद में आया था, तो ये लिखा ना, डेट ऑफ केशवानंद भारती केस, लॉज इन द 9th शेड्यूल आफ्टर अप्रैल 24 1973 आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, इसके बाद वाले करेंगे। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस जुडिशियल रूल, ना ना डायरेक्टली नहीं, रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था उसमें। वैसे मैं एक बार देख लूंगा कहीं जुडिशरी इंडिपेंडेंस अगर दे रखा हो, वो देख लेना, रूल ऑफ लॉ तो है ही उसमें। हाँ, चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। स्टार्टिंग ये था ना, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, द जुडिशरी हैज प्लेड अ हाईली प्रोएक्टिव रोल इन ensuring that India develops into a thriving democracy. In light of this statement, evaluate the role played by the judicial activism in the ideals of democracy. फर्स्ट से थोड़ा रिलेटेड है, करो इसको। रोल ऑफ जुडिशियल लिख लो, आज तो कम क्वेश्चन है इसलिए लिखो इसको भी। कह रहे कर लूंगा कोई नहीं, ये कर लो, ये वाला आज कम है ना क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस कर लो इनको। अब जुडिशरी के इतने क्वेश्चन हो गए, लगभग यही थीम रिपीट होनी है, इसी बार कुछ नहीं आया। इसी को मॉडल आंसर को पढ़ लेना, जो अपने थॉट्स आते हैं उनको लिख लो, बाकी मॉडल आंसर पढ़ लेना, जुडिशरी कवर हो जाएगा सारा। क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन देख रहा हूँ फिर वो रिपीट होने लगी सारी थीम, वही है। द रोल प्लेड बाय द जुडिशियल एक्टिविज्म इन द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म से डेमोक्रेसी प्रमोट हो रही है, पहले वाले क्वेश्चन के लगभग रिलेट है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप बताओगे भाई जुडिशियल एक्टिविज्म से क्या इवॉल्व हुआ आपका, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उसने क्या किया, पार्लियामेंट की पावर को कर्व किया, कि वो कुछ भी लॉ नहीं बना सकती, है ना, हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती, तो वहां से फिर क्या हुआ, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई है। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म से क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स का स्कोप और बड़ा, आर्टिकल 21 के अंदर अलग अलग केस दे दो आप, जो 21 को एक्सपेंड करने के लिए दिए थे। उसके बाद आर्टिकल 21 का आ गया, है ना, मेनका गांधी वाला। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बढ़ी है, जुडिशियल एक्टिविज्म ने पीआईएल और उसने एंटरटेन किया है, उससे क्या हुआ, जो मार्जिनलाइज सेक्शन था उनको जस्टिस मिला है, तो मार्जिनलाइज सेक्शन को जस्टिस मिला तो भी तुम्हारी डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रमोट हुई है ना, ठीक है ना। फिर पीआईएल के थ्रू मार्जिनलाइज सेक्शन को जस्टिस मिला है। एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, और वो बड़ा है। सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस ओवरसाइट, जो हमने पहले भी किया था, गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, वो सारी बातें यहाँ पे आएंगी। देन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है, जुडिशरी के थ्रू काफी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं जिससे हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई है। चैलेंज क्या आएंगे, वो इशू आएंगे, जुडिशियल ओवररीच क्या आएगी, जुडिशियल ओवररीच, इरोजन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, क्योंकि अलग अलग उनका डोमेन नहीं है। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट, जो हमने पहले किया, जजेस आर नॉट इलेक्टेड, ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट है। जजेस आर अनइलेक्टेड एंड लेस डायरेक्टली अकाउंटेबल देन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। फिर करना क्या चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, ठीक है, बैलेंस बिटवीन रेस्ट्रेंट एंड इंटरवेंशन। ट्रांसपेरेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जो कोलिजम है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं, तो ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट होना चाहिए। एंड लास्ट इज द स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड रीजनेबलनेस इन एक्टिविज्म। तो एक्टिविज्म में उतना ही करो जितना रिक्वायरमेंट है, और है ना, और रिस्पॉन्सिबली करो, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस एंड आपका रीजनेबलनेस एंड प्रोपोर्शनलिटी का आपको डॉक्ट्रिन फॉलो करना है। लास्ट क्वेश्चन हम पहले कर ही चुके हैं, राइज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पीआईएल, ठीक है, ये एक बार घर से प्रैक्टिस कर लेना,
मॉडल आंसर मैंने थोड़े सॉल्यूशन ज्यादा दे रखे हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन को एक्सपेंड करके बड़ा, वो पढ़ लोगे तो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल करेंगे टेस्ट नंबर 8, उसका टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, देख लेना एक बार, वही होगा।